बरसते बादल और उफनती सियासत। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्राकृतिक आपदा को लेकर देवभूमि बेहद संवेदनशील रही है। पहाड़ों की कुदरत ने कहर बरपाया तो सियासत जमीन पर छाया है। उत्तराखंड से लेकर केरल तक जनता इंद्रदेव का प्रकोप तो झेल रही है, तो वहीं सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। उत्तराखंड में बीते रोज हुई भारी बारिश से प्राकृतिक आपदाओं का वो दौर जनता ने बखूबी देखा है, जिसे भूल पाना संभव नहीं। भारी बारिश का जो कहर है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से सियासी बयानबाजी देखी जा रही है वो भी खूब हो रही है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको वो तमाम रिपोर्ट दिखाते हैं, वो तमाम पहलू दिखाते हैं जो अभी उत्तराखंड में जो जनता देख रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर त्राहिमा, सियासी घमासान, मुश्किल में जान विपक्ष के सियासी बयान। आखिर कहां चूक गई सरकार के प्रबंधन की कमान। उत्तराखंड राज्य में आपदा हमेशा दुखदाई रही है। साल 2024 की तस्वीर काफी भयावह है। अभी भी हौसले टूट रहे हैं। सभी अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इस आपदा वाली तस्वीर से भी आप सभी वाकिफ होंगे। 10 साल पहले इस त्रासदी ने सैकड़ों जिंदगियां ले ली थी। हालात बदले जरूर हैं, लेकिन अभी भी अपनों के लिए दुआ करने पर मजबूर हैं। इस बार भी आपदा में अब तक 47 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 28 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा केदार घाटी में आई है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू करने का काम जारी है। आपदा को लेकर उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग की सभी तैयारियां बौनी साबित नजर आई। इस आपदा की घड़ी में जो रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए था, वहां सड़कें और मार्ग टूट जाने से वो ज्यादा हो गया और यही वजह है कि लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी और सेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बचने बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद भले ही राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी वहां न पहुंचे हों, लेकिन गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी वहां पहुंचे हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। केदार घाटी में अभी 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते रेस्क्यू अभियान भी प्रभावित हो रहा है, जिसमें अभी भी 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है। वहीं जहां हालात ऐसे भयावह हैं, वहीं इस नाजुक हालत में धामी सरकार मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कैसे वो मुहैया कैसे, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जहां सरकार भरोसा दिला रही है, तो वहीं विपक्ष उंगली उठा रहा है। आपदा के कार्यों को लेकर विपक्ष भी आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि मॉनसून को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और उसकी तैयारी भी 3 हिस्सों में होती है, प्री मॉनसून, ड्यूरिंग द मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। तो प्री मॉनसून जो आपकी तैयारी होनी चाहिए थी, उसमें आप पूरी तरह से फेल नजर आए हैं, क्योंकि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के नाते आपको न वनाग्नि की फिक्र थी, न चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्थाओं की फिक्र थी और ना आने वाले मॉनसून सीजन पर किसी की नजर थी। ऐसे में जो अंधाधुंध पेड़ों का कटान आपने ऑल वेदर रोड की वजह से करा दिया है,
उसके लिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आने वाला समय अब बहुत चुनौतीपूर्ण है पर्वतीय जनपदों के लिए। विपक्ष ने कभी कोई रचनात्मक सुझाव को दिया नहीं, लेकिन केवल वो आलोचना करने की राजनीति करते हैं और हम पर उसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हम पूरी शिद्दत के साथ ग्राउंड जीरो पर जाकर के पीड़ितों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और उनको रेस्क्यू करने का काम। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए सरकार के तमाम प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। बहरहाल सवाल अभी भी बरकरार है कि प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए सरकार कहां नाकाम है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सवाल लगातार बरकरार है कि आखिरकार सरकार कहां नाकाम हो जाती है। आखिर इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके की स्थिति क्यों आती है, क्यों देखनी पड़ती है जनता को और किस तरीके से इसका समाधान निकाला जा सकता है। हम लोग सीधे रुख करेंगे अपने उन तमाम मेहमानों की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां चूक रह जाती है सरकार की और क्या सियासी मंजर को इस आपदा की स्थिति में बरकरार रखना जरूरी है। जानेंगे, पहले आपकी तारुफ करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं कि कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नौटियाल जी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के आशीष नौटियाल जी। देवेंद्र भसीन जी भाजपा प्रवक्ता, भाजपा के राज्य मंत्री हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भूपत सिंह हमारे साथ मौजूद है। तमाम दर्शकों के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं इंडिया वॉइस में। और सीधा सवाल सबसे पहले मुझे लगता है कि देवेंद्र भसीन आपसे ही होना चाहिए। सर, आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपने कहावत भी सुनी होगी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कहां प्रिकॉशन में चूक रह गई? क्योंकि पहली बार नहीं है जब मानसून आया होगा, तो फिर चूक कहां रह गई? जी, पहली बात तो हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं, चाहे वृष्टि का मसला हो, या बादल फटने की बात हो, या और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो। हम केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, पड़ोस में हिमाचल स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की, अभी दक्षिण वायनाड में क्या हुआ, ये स्थितियां पूरे देश में रहती हैं कि प्राकृतिक आपदा पर हम लोग नहीं लगा सकते। लेकिन तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सरकार क्योंकि आपदा आने के बाद कार्रवाई कर पाती है, क्या हम रिस्पॉन्स करते हैं समय के ऊपर। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो रिस्पॉन्स है निश्चित तौर पर इमीडिएट है, तत्काल है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार जुड़े हैं। केंद्र के द्वारा भी हेलीकॉप्टर की बात हो चाहे अन्य सुविधा सहायता हो, उनको मुहैया कराई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी भी लगातार सरकार के साथ है। भाजपा का प्रदेश संगठन भी जुड़ा हुआ है और जनता का तो सहयोग है ही। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तो खुद पहले दिन से ही ग्राउंड जीरो पर काम पे लगे हैं और हर जो स्थितियां हैं उसको देख भी रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और आगे कार्रवाई भी हुई। अभी आपने खुद दिखाया कि हमारे माननीय सांसद अनिल बलूनी जी क्षेत्र में दौरे पर है और उन्होंने बताया कि जो लोग फंसे हुए हैं तो सुरक्षित है और उनकी जो मेडिकल भोजन सुविधा है और दे रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर करीब 7,500 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। लोग फंसे हैं, जिससे तो आप लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद अपने आप में। लेकिन एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, पुलिस हो, ये सारी एजेंसियां जो है अपने काम में लगी हैं और कैसे हम उनको वहां से निकाल पाए, कैसे विकल्पी मार्ग बनाए जा सकते हैं, ये सब बातों पर सरकार पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है। और दुर्भाग्य बात यह है केवल, अब मैं आगे से चर्चा नहीं करूंगा अभी, कि इस पर जो राजनीति की जा रही है वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राकृतिक आपदा उसके ऊपर जो है राजनीति नहीं होती, राजनीति तो हमेशा। देवेंद्र भसीन जी, आपने सही कहा कि इस आपदा की स्थिति में राजनीति भी खूब की जा रही है, राजनीति करने वाले कोई और नहीं। आशीष जी, बहुत विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये आपदा का समय है, ऐसे में उंगली नहीं उठानी चाहिए। मुझे लगता है हाथ बटाने का समय है, तो उंगली क्यों उठा रहा विपक्ष अभी इस परिस्थिति में, क्यों उठा रहा है? देखिए आशीष सुरीति जी, हम करें तो राजनीति, ये करे तो रणनीति। तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं आशीष जी? ये तो रणनीति, हम उस बात को थोड़ी बोल रहे हैं। इनकी हर बात रणनीति है।
अगर हम गैस के रेट बढ़ा देते थे 50 पैसे तो ये रणनीति करते थे, चूड़ियां बेच देते थे। तो इनकी रणनीति और हमारी रणनीति, छोड़ो इस बात को, छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए आज जो केदारनाथ में इतना भयंकर जो आपदा आई है वो भारतीय जनता द्वारा किए गए कुकर्मों की सजा पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। आप देखिए वसीम जी कह रहे हैं, सुन लीजिए आशीष जी, कि आप राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सियासत हो रही है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये आपदा का मंजर है, जनता आपसे हाथ मदद मांग रही है, और ऐसे में उंगली उठाना ये कहां की सियासत है, ये कहां की राजनीति, हमारी इंसानियत कहां खो बैठी है? क्योंकि ये वो वक्त है जहां हमें जरूरी है कि हम मदद क्या करें, उंगली उठाने से पहले, आवाज उठाने से पहले। सियासत के लिए, राजनीति के लिए तमाम वो वक्त रहेगा जब आप विधानसभा में मौजूद होंगे, आप सवाल उठा सकते हैं, प्रबंधन पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी तो वक्त ऐसा नहीं है, आपदा का मंजर है। ऐसे में मुझे लगता है विपक्ष को सबसे पहले सहयोग करना चाहिए राजनीति से पहले। श्रुति जी, कल को आपने देखा किस प्रकार से मदन कौशिक जी ऊपर मंदिर में पहुंच जाते हैं जब आपदा की घड़ी में जो हवाई जहाज मिले हैं कि आपको नीचे लाएंगे, इससे मदद की जाएगी, और ये किसकी मदद से ऊपर पहुंचे और कैसे पहुंचे, ये तो जांच का विषय है कि इनके लिए कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर चला था या ये जो मदद के लिए हेलीकॉप्टर आए हैं उससे जाकर हाथ खड़े कर कर भगवान की तरफ उल्टे खड़े होकर हाथ दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता की सनक दिखा रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं, देखो हम तो केदारनाथ में हैं, तुम्हें नीचे पहुंचा देंगे पर हम यहाँ खड़े हैं। तो ये है क्या, कल को इन्होंने दिखाया। और एक बात टाइम श्रुति जी, सरकार का काम होता है जो भी आपदाएं आती हैं उससे निपटना, उसकी व्यवस्थाएं पहले करना। ये पहली दफा हो रहा है जब विपक्ष से पूछा जा रहा है कि आप कैसे निपटेंगे। अरे हम निपटेंगे कि सरकार निपटेगी, हम तो मदद करेंगे। हम राहगीरों की जो अपने मैंने भी अभी आपसे यही कहा, जो एक हाथ से मदद होती है, ऐसे तो नहीं है ना, मैंने भी अभी यही कहा, आपको मदद करनी है, राजनीति नहीं हो सकती। अभी विपक्ष को सियासत नहीं करनी थी, लेकिन राजनीति ही की जा रही है, मदद से पहले राजनीति तो है। हमने अपनी यात्रा रोक दी, उसके बाद लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, पर हम तो खड़े ही रह सकते हैं मदद के लिए। हम ऐसे तो है नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी को फोन करें और 4-5 हेलीकॉप्टर और मंगा दें। ये काम तो सरकार को करना है। वहां इस समय इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, किस तरह से लोगों को निकाला जाए, अपनी टीम को कैसे हम मजबूत करके उनसे उन्हें क्या क्या संसाधन चाहिए, साधन चाहिए कि किस तरह से उन्हें निकाला जाए, ये तो सरकार का काम होता है। हमारे द्वारा जो नॉर्मल मदद की जा सकती है, गट्टी के द्वारा मदद की जा सकती है, वो कर रहे हैं। आशीष जी, मुझे लगता है जब हम लोग एक टफ सिचुएशन में होते हैं तो मुझे लगता है जो मोटिवेशन है ना वो भी बेहद काम आती है, और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि ठीक है परिस्थिति बेहद अभी विषम है, लेकिन हम लोग इससे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, विपक्ष सिर्फ सवाल कर रहा है कि प्रबंधन कहाँ थी, आपदा प्रबंधन पहले से क्यों नहीं की गई। जब आप हवाई जहाजों में ऊपर घूमने का काम करेंगे, आप एंजॉयमेंट करने का काम करेंगे, आप मंदिर के दर्शन करके लोगों को चिढ़ाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आपके इस सवाल को सीधे ले चलते हैं देवेंद्र जी के पास, जानते हैं कि क्या वो मौज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार काम करती हुई धरातल पर नजर आ रही है, क्योंकि आपदा इससे पहले भी कई बार देखी हमने, लेकिन इस बार सरकार तो काम कर रही है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से रवैया अपना रहा है वो बेहद सोचने वाला है, विचार करता, गहनता विचार की जरूरत है इसमें। देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप लोग अभी मौज कर रहे हैं, सरकार मौज कर रही है, हेलीकॉप्टर से जाकर दर्शन कर रही है, मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है, तो आप बताइए कि क्या सच्चाई क्या है इसमें। देवेंद्र जी, बात को मैं कांग्रेस के मित्र से जानना चाहूंगा कि आपदा को शुरू हुए बहुत दिन हो गए और लगातार ये लोग पद यात्रा करते रहे, और आखिरी दिन जब बिल्कुल चलना इनके लिए मुश्किल हो गया तो उन्होंने दिखाने के लिए पद यात्रा को स्थगित कर दिया। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। और दूसरी ओर मैं केदारनाथ की याद दिलाऊं, केदारनाथ की तो उन्होंने क्या कुछ किया वो अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति है जो कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। और जहां तक हमारी सरकार के काम का सवाल है तो मैंने बताया कि राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक लगातार इसमें बचाव कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें सक्रिय है, हमारा संगठन काम कर रहा है। और लेकिन हमारे कांग्रेस एक बात मैं कहना चाहूंगा, आशीष जी ने बात अच्छी करी, हम खड़े हैं, ये वास्तव में खड़े ही है, कुछ कर नहीं रहे, पहले भी कभी कुछ नहीं किया है। क्या इनका हमारी जो भी आपदा रही है कांग्रेस ने केवल कोरे बयानबाजी करी। जहाँ तक मदन कौशिक जी का सवाल है, जहाँ तक मदन कौशिक जी का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से दर्शन करने के लिए जाता है तो क्या दिक्कत है, लोग जा रहे हैं, लेकिन आपदा के किसी काम में बाधा नहीं डाली। कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपया आपदा प्रभावितों के पैसे से निकाल करके अपने लिए फिल्म बनवानी थी। 12 करोड़ रुपया आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए आया। तो देखिए कांग्रेस हम आज भी कहते हैं आपको कुछ मदद करने सामने आई
करिए मदद, और कहने की जरूरत क्या है, जहाँ पर भी हमारे लोग फंसे हैं प्रदेश के, वहाँ जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को लेके जाइए, उनके रेस्क्यू में मदद करिए, उनको भोजन आदि की जो व्यवस्था कुछ भी कर सकते हो वो करके दिखाइए, लेकिन नहीं ये केवल चैनल पर आकर के या फिर अखबारों में बयान दे करके अपने काम की तीसरी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम उस मुद्दे पर अधिक जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें कांग्रेस के आरोपों से कोई चिंता नहीं है। हमें मुख्य बात है हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सभी लोग इस काम में जुटे हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इस काम को पूरी तरह से निभा रहे हैं। मुझे लगता है आशीष जी, चर्चा हो रही है तो चर्चा में सुनना भी होता है, एक प्रोसेस है कि आप सुनिएगा तभी किसी के सवाल का जवाब दीजिएगा। ऐसे में आपस में ही भिड़े रहिएगा तो सवाल का ना जवाब निकलेगा, ना जनता संतुष्ट होगी। सीधे रुख करते हैं भूपत सिंह की तरफ, जानेंगे कि सर आलम तो आप देख ही रहे हैं, क्या कुछ त्रासदी की जो ये तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, लेकिन इस त्रासदी की तस्वीरों को अब फ्यूचर में, क्योंकि भविष्य की बात करेंगे, प्रेजेंट है जैसा भी है, इसे ठीक करने की भरपूर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन अब फ्यूचर में किस तरीके की जो प्रिकॉशन है उसे उठाना चाहिए ताकि हमें इस तरीके की तस्वीरें हर साल तो नहीं देखने को मिले। भूपत सिंह जी। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। और हिमालय राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही हैं, और जून 2013 में केदारनाथ में जो बहुत बड़ी आपदा आई उसमें हजारों लोगों की जनहानि हुई है, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, अनुशंसा आई कि इसके क्या करना चाहिए आपदा में, तो लगता है कि उसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है जी। क्योंकि जो गौरीकुंड से और केदारनाथ तक के बीच की दूरी 17 किलोमीटर है, और इस 17 किलोमीटर के बीच में कोई लोगों के लिए शरण स्थल नहीं है कि कोई ऐसी आपदा आ जाए तो वहां को रोका जा सके, तो इसलिए इस समय दिक्कत आ रही है। और केदारनाथ में भी बहुत सारे लोगों को भी नहीं रोका जा सकता, रात में रुकने की व्यवस्था वहां पे नहीं है। बिल्कुल। तो जो एक अच्छा प्रस्ताव था कि रोपवे बनना चाहिए विश्व में हर जगह जहां ऊंचाई पे पर्यटन स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहां पे रोपवे की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ये इस प्रोजेक्ट पे जो देरी हो रही है, इसीलिए जो है ये जो कार्य जो तेजी से होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं, और केदारनाथ में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हर साल जब रास्ता खुलता है तो ये लिंचोली के रास्ते में जहाँ पे ये भूधसाव हुआ है, ये बह गया, कटाव हुआ है, वहां पे बर्फ रहती है और बर्फ हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और उसमें जो है पत्थर गिरते हैं, ये सब हो रहा है। अभी भी जो है जो ज्यादा नुकसान हुआ है उसी क्षेत्र में हुआ है। साल 2013 वो घटना जिसकी त्रासदी की तस्वीर मुझे नहीं लगता कोई भी भूल सकता है, लेकिन क्या इस साल जो 10 साल के अंतराल में उत्तराखंड में कुछ भी बदलाव आया हो? क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष को भी ये जानना होगा कि क्या कुछ बदलाव आ गए हैं, क्या कुछ अब वो तस्वीरें किस तरीके से बदल रही है जो पहले 2013 में थी। बिल्कुल ऐसा है कि जो हमारे पास जो SDRF आया है जी, वो हमारे चारों धामों में जिस ढंग से काम करते हैं, बिल्कुल, या हमारे जो अन्य जनपदों में कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है ना, और वो इसके लिए हमें उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं इस राजनीतिक विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन SDRF का जो है समय भी नहीं है जी, बिल्कुल इनका SDRF का मनोबल तोड़ने का अधिकार का किसी को भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो लोग अपनी जान पे खेल के वहां जा रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो इसलिए जो है ये देखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रोपवे अगर हम बनते हैं तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं, लोगों को जल्दी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे केदारनाथ में जो है इस समय ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, बुलडोजर हैं, JCBs हैं, तो हम आसपास के जो चौमासी का क्षेत्र है या जो ये दूसरा त्रिजुगनारायण से तरफ से पैदल रास्ता पुराना रास्ता है, तो उसको हम बस के लिए खोल सकते थे, मोटर मार्ग के लिए बना सकते थे। मेन को ना छेड़े हम, क्योंकि इसमें लगातार धुसाव कटाव हो रहा है। तो हमने पिछले 11 साल में कुछ खास योजना बनाई नहीं है, और जो हमारा राम जो पुराना जो हमारा ये रास्ता था, हम इसको भी रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। जो रामबाड़ा वाला रास्ता था, क्योंकि वो सहज था, वहां पे 7 किलोमीटर का रास्ता था। अब हम क्या करते हैं कि रामबाड़ा से परलीपाल जाते हैं और वो रास्ता 9 किलोमीटर लंबा हो गया है, जो छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली होकर के केदारनाथ पहुंचता है। तो इसमें हमें
हम ना तो साधन जुटा सकते हैं। ठीक है सुरक्षा के। भूपत जी, रुक करते हैं देवेंद्र जी की तरफ से, क्योंकि भूपत जी आपने बहुत सारी प्रकाश डाला है कि क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ करना अभी तक बाकी है। बहुत कुछ हो चुका है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। देवेंद्र जी, क्या कुछ बाकी है जिससे अब फ्यूचर में आप इस तरीके की त्रासदी की तस्वीर, मुझे नहीं लगे कि आप भी चाहेंगे, देखना चाहेंगे इस तरीके की तस्वीरें, और अब क्या कुछ स्टेप उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से ताकि इस तरीके की तस्वीरें जनता भी ना देखे? देवेंद्र जी, देखिए, अभी जो भूपत भाई ने बात की है वो जी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है, और जो उन्होंने रोपवे की बात की, हमारे ध्यान में होगा कि केदारनाथ जी के लिए रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं, और इसी प्रकार से एक रोपवे जो है वो अपना हेमकुंड साहिब के लिए भी बन रहा है। तो रोपवे वाला जो मामला है वो तो पूरा आगे हो ही रहा है, हो जाएगा निकट भविष्य में। इसके अलावा जो बात आई थी वो ये भी है कि जो केदारनाथ के लिए पैदल मार्ग है, इस पर अभी सरकार ने विचार किया कि एक वैकल्पिक मार्ग जो है हम इस पर विकसित करें, जिससे कर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो वैकल्पिक मार्ग से यात्रियों को ले जा सकें, या कहीं अगर आपदा आती है तो वहां से उनको रेस्क्यू कर सके, बचा सके। अभी मुख्यमंत्री जी ने काम और किया है कि रेस्टोरेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है गढ़वाल के जो कमिश्नर है श्री विजय शंकर पांडे, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया है कि जिलाधिकारी जितने भी हैं उनसे संपर्क रखें, और जहां जिसकी कोई भी आवश्यकता हो उसको तत्काल जो है वो राज्य सरकार से बात करके उसको उपलब्ध कराएं। इसके अलावा कल जो है आज चीरबासा का जो हमारा हेलीपैड था जो बंद हो गया था, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी, उसको चालू कर दिया गया है, और दोपहर तक करीब 10 उड़ानों के माध्यम से वहां से जो है जो फंसे हुए यात्री थे उनको वहां से निकाला गया है। तो निश्चित तौर पर तात्कालिक विषय भी मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, केंद्र के ध्यान में है, और जो लंबे स्तर पर दीर्घकालिक है उस पर भी सरकार काम कर रही है। और हमने ये भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो केदारनाथ का है, उसको देखते वहां पर स्थान बहुत विस्तारित किया गया है और क्षमताओं को उसको बढ़ाया भी किया है, जो 2013 से पहले काफी कम हुआ करती थी, अब उसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार बिल्कुल नहीं चाहती इस प्रकार की दिक्कत सामने आए, और अगर मान लीजिए प्राकृतिक तौर पर ऐसी कोई आती है स्थिति तो हम तत्काल रिस्पॉन्ड करें, और हम जो लोग हैं हमारे वहां पर उनको वहां से निकाल सकें, और जो सुविधा उनको दी जा सकती है हम तत्काल दें, क्योंकि मानव जीवन जो है सबसे मूल्यवान होता है और उसकी रक्षा करना हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी मानती है। फाइनल क्योंकि समय का अभाव है तो मैं चाहूंगी कि आप सब बिल्कुल उचित शब्द में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि 2013 की त्रासदी हमने देखी, तो क्या भाजपा सबक ले पाई है 2013 से? क्योंकि तस्वीरें तो सेम ही हैं, हालात भी सेम है। हाँ, एसडीआरएफ की जो सराहना है, जो भूपत सिंह ने भी की, सभी कर रहे हैं। यही सवाल आप सबसे है कि क्या कुछ सबक ली गई है, राज्य सरकार ने ली है, क्या कुछ सबक सीखा है? आशीष नौटियाल जी, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी कि क्या कुछ सबक लिया है? आखिरी कमेंट है, बहुत कम शब्दों में अपने आंसर को दीजिए। श्रुति जी, मैं कहूंगा बड़ी बड़ी बातें कहने से कोई काम नहीं होगा, हम लोगों को पहले व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। बरसात शुरू होने से पहले 3 महीने का समय होता है, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप व्यवस्थाएं बनाएं, आप एसडीआरएफ वालों को पूरे अपने जो संसाधन है वो मुहैया कराएं, और निश्चित ऐसी घटना होने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो इतना समय नहीं रह पाता है। तो पहले व्यवस्थाएं बना के रखें, जिससे आने वाले समय बरसात में हर साल कुछ ना कुछ होना ही होता है और होता ही है, तो वो लोग अपना काम तुरंत कर लें, चाहे मलबा हटाने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे नए पुल बनाने का काम हो, नए रास्ते बनाने का काम हो, वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम हो, वो तुरंत हो पाए। तो सारे संसाधनों को पहले मुहैया कराएं, बाद में मत सोचें अब क्या करना है जब आपदा आ जाए। बिल्कुल। भूपत सिंह जी, क्या कुछ सबक लिया गया है इस बार की सरकार में 2013 से? क्या कुछ सबक आपको लगता है कि हाँ ली गई है, राज्य सरकार ने लिया है, एक एहतियात कदम उठाया गया? जी श्रुति जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जी कि जो हमारे तीर्थ यात्री हैं केदारनाथ के, ये पूरे देश से आते हैं, और इस आपदा में जो है स्थानीय लोग भी फंसे हैं, और जो बाहर के तीर्थयात्री हैं वो भी बाधा में है। और जो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो ये दिक्कत हो रही है उसमें नेटवर्किंग की भी बहुत दिक्कत है जी, और मोबाइल टावर की कमी होना, कि ताकि वो अपने घर में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि 2013 के बाद हम ये नहीं कर पाए हैं। भूपत सिंह जी, जब वहाँ लाखों लोग आते हैं तो ये जरूरी है कि नेटवर्किंग मजबूत किया जाए वहाँ पे। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी बताइए, क्या कुछ सबक लिया गया 2013 से? देखिए, 2013 और आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। जो स्थितियां उस समय थी, उस समय तो अभी तक मालूम नहीं चला कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। अब तो हर चीज हमारे सामने है और पारदर्शिता से काम एक होता है, पहली बात। दूसरी, जो भूपत भाई ने बात की कनेक्टिविटी की, उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है।
हमारे डॉपलर रडार काम कर रहे हैं। बीएसएल ने जो अभी बाधित हो गई थी हमारी जो सेवाएं हैं उनको भी पुनर्स्थापित कर दिया है। तो सरकार तत्काल रिस्पॉन्ड करने में बिल्कुल सरकार रिस्पॉन्स कर रही है लगातार, और तमाम एहतियात जो भी कदम हैं उठाए जा रहे हैं। दिख भी रही है तस्वीरें बेहद हालांकि जाल 2013 से और अभी की। आप चर्चा में बने, आप सभी का बेहद शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो आपने भी देखा किस तरीके से त्रासदी की जो तस्वीरें हैं 2013 की वो तो कम हुई है, लेकिन सियासत साल 2013 में भी थी और साल 2024 में भी बरकरार है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत।